प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कूलाम के नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अर्थात दूर धकेलते हैं तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है तथा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आवेशों के बीच कार्य करने वाले इस बल को वैद्युत बल कहते हैं। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच, अब चूंकि यहाँ दोनों ही आवेश सजातीय आवेश है, लाइक चार्ज है, तो इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, the force of attraction or repulsion act between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them. If Q1 and Q2 be two charges and the distance between them is small r, then according to Coulomb's law, F proportional Q1 Q2 upon r square. This force acts along the line joining of two charges. यह बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और यह इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां K एक समानुपाती नेतांक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो F इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, K एक समानुपाती नेतांक है जहां K का मान या K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K की वैल्यू K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये K की वैल्यू होती है। यहां पर अभी आपको K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट क्यों लिखा गया, इसका कोई विशेष महत्व समझ में नहीं आ रहा होगा, किंतु फिजिक्स में आगे के डेरिवेशन को, आगे के फार्मूले को इजी बनाने के लिए यहाँ पर k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता अर्थात परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यहाँ पर ये सपोज किया गया है कि आवेश Q1 और Q2 निर्वात अथवा वायु में रखे हुए हैं। तो जब आवेश Q1 और Q2 निर्वात अथवा वायु में रखे जाएंगे और उनके बीच की दूरी स्मॉल r होगी, तो उनके बीच कार्य करने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होगा, जहां एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान एप्सिलॉन नॉट का मान आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पाई की वैल्यू आप लिख दीजिए 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 implies that एप्सिलॉन नॉट आप पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8.85 क्रॉस 10 टू द पावर -12 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के और एप्सिलॉन नॉट दोनों का यूनिट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट ही होगा। तो के की वैल्यू 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू 8.85 क्रॉस 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब अगर ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 निर्वात अथवा वायु में ना होकर इन दोनों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तो इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होगा, आइए समझते हैं। तो मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के, ठीक है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है। तो इन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होगा, जहां कैपिटल के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, वह मटेरियल जो इन दोनों आवेशों के बीच में, जैसे इन दोनों आवेशों के बीच हम कोई लकड़ी रख दें या रबर रख दें या कुछ भी अपना जल रख दें, कुछ भी अपना रख दें, तो उस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो कैपिटल के है। तो उन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होता है। चूंकि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ऐसे केसेस में अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल घट जाएगा। अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच कोई मेटल रखते हैं, धातु रखते हैं, तो धातु के लिए k का मान अनंत होता है। तो जब k का मान यहां अनंत हो जाएगा तो ऐसे केसेस में उन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल का मान 0 हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि दो आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देने पर
उनके बीच लगने वाले, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स का मान कम हो जाता है। आइए यहां पर एप्सिलॉन नॉट के को हम F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को हम सिर्फ एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, एप्सिलॉन नॉट के को सिर्फ एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है। तो F इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन परावैद्युत पदार्थ जो माध्यम है, माध्यम की वैद्युतशीलता अर्थात परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, या के इक्वल टू, यहां से हम के इक्वल टू फार्मूला निकल कर आ रहा है हमारा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, अर्थात किसी माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युतशीलता तथा या माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कैपिटल के की वैल्यू है। तो हमें उम्मीद है आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा। आइए कूलाम के नियम का हम सदिश स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाले हम बल की बात कर रहे हैं और बल एक सदिश राशि है। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है, या कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप आइए समझने की हम बात करते हैं। ठीक है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या होगा, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, यहां से एक चार्ज आपका Q1 है, दूसरा चार्ज आपका Q2 है। दोनों के बीच डिस्टेंस R है, स्मॉल r, ठीक है। अब आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21, जिसकी डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये दोनों ही चार्ज लाइक चार्ज है तो आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल की डायरेक्शन इस ओर होगी, इस ओर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21 से। बहुत ही सिंपल है, F21 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आवेश Q2 पर, देखिए Q2 पर बल लगा है तो 2 को पहले लिखेंगे और जिस चार्ज के कारण बल लगा है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो F21 का मतलब हुआ कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, ये हुआ F21। तो F21 की वैल्यू क्या होगी, F21 इक्वल टू आपका होगा, अब ये देखिए, ये आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल को हम F21 से रिप्रेजेंट करेंगे। हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो R इक्वल टू आपका R21, ठीक है। अब जो Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस तो Q2 और Q1 के बीच भी होगा, तो R21 इक्वल टू R12 ही होगा, ये दोनों बराबर ही होंगे। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर। R21 का मतलब ये हुआ कि Q2 और Q1 के बीच
R21 डिस्टेंस है। अब सदिश स्वरूप की जब हम बात करेंगे तो इस केसेस में हम ये भी देखेंगे कि Q2 का Q1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है। ठीक है, तो हम अगर Q1 को ओरिजिन मान लें, ठीक है, तो Q1 अगर ओरिजिन है तो Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन वेक्टर ये आपका होगा R21। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में होगा R21। ठीक है, R21 और यहां पर हम क्या लिखेंगे, R21 का कैप। R21 कैप का मतलब ये हुआ कि R21 स्थिति, R21 वेक्टर का एकांक सदिश, वो उसको हम R21 कैप से डिनोट करते हैं। तो F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप हुआ। इसी प्रकार आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल अगर हमको ज्ञात करना है तो यहां पर होगा आपका आवेश Q1 पर बल ज्ञात करना है तो F12। ठीक है, पहले हम उस चार्ज को, उस नंबर को लिखते हैं जिस पर बल लग रहा है और दूसरी गिनती उसकी होती है जिसके कारण बल लग रहा है। तो F12 इक्वल टू क्या होगा, F12 इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, अब इन दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या है तो हम R12 लेंगे। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R12, फिर इसका स्क्वायर R12 स्क्वायर हुआ। अब हम जब Q1 पर लगने वाले फोर्स की गणना कर रहे हैं तो Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, अर्थात Q2 को हम ओरिजिन अगर मान लें तो Q2 को अगर ओरिजिन मान लेंगे तो Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन वेक्टर ये होगा आपका R12, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। ठीक है, अब R12 ये पोजीशन वेक्टर हुआ तो इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 कैट। तो फोर्स आपका हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर अपान R12 कैट। ये जो दोनों फार्मूले हैं यही आपके कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें, ठीक है, तो देखिए हम क्या पाते हैं। पहला जो है F21 की वैल्यू अगर हम देखें तो F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप है। ठीक है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर और R21 कैप। ठीक है, ए कैप इक्वल टू क्या होता है, ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो उसी प्रकार से R21 कैप क्या होगा, R21 कैप होगा आपका R वेक्टर R21 और अपान R21। ठीक है, या मॉड ऑफ वेक्टर R21, तो मॉड ऑफ वेक्टर R21 जो होगा वो R21 के ही बराबर है। ठीक है, ये जो R21 लिखा हुआ है ये वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 का क्यूब और इंटू वेक्टर R21। आइए F12 को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, यहां वेक्टर डिनोट कर देते हैं। F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू R12 का कैप है। तो ये कितना हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर और फिर ए कैप इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए।
Therefore R12 कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो R12 कैप इक्वल टू वेक्टर R12 और अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21 अर्थात R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये इसको हम लिखेंगे R12। तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 क्यूब और इनटू वेक्टर R12। अब अगर ध्यान से देखिए तो वेक्टर R12 की डायरेक्शन क्या है, इस ओर है। ठीक है, R12 का क्या मतलब हुआ कि Q1 का Q2 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इस ओर हो गई। और R21 क्या है, R21 Q2 का Q1 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। अब ये R12 और R21 जो मैग्नीट्यूड में है वो आपस में बराबर हैं और वेक्टर R12 और वेक्टर R21 दोनों ही वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, किंतु डायरेक्शन में जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसे केसेस में हम वेक्टर R12 को माइनस, देखिए यहां क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का क्यूब। अब R12 जो क्यूब होगा वही R21 क्यूब होगा, क्योंकि R12 और R21 बराबर है। तो जब R12 और R21 बराबर है तो R12 की जगह हम R21 भी लिख सकते हैं, R21 क्यूब। और वेक्टर R12 की जगह हम लिखेंगे माइनस ऑफ वेक्टर R21। ठीक है, माइनस ऑफ वेक्टर R21। अब ये माइनस हम यहां पर लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 क्यूब इंटू वेक्टर R21। ये क्या है, ये आपका वेक्टर F21 की वैल्यू है। तो ये हो गया माइनस वेक्टर F21। तो हम यहां देखते हैं कि वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21, अर्थात दोनों ही फोर्स जस्ट एक दूसरे के अपोजिट और मैग्नीट्यूड में बराबर है। अर्थात जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो कूलाम का नियम या वैद्युत बल न्यूटन्स के तीसरे नियम को फॉलो करता है। जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा, और दोनों ही फोर्स जस्ट एक दूसरे के अपोजिट और मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। अर्थात कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हमें यह बताता है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अर्थात न्यूटन के तीसरा लॉ वैद्युत बल के केस में भी लागू होता है। तो अभी इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि आपको कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।